हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो तो आज देवी और सज्जनों हम मिले हैं एक खास मकसद से। मैंने कहा आज बहुत बोर करने वाला हूं मैं। आज मौसम ऐसा है ना, मतलब ऐसा मस्त रिलैक्स। तो भाइयों बहनों, आज हम लोग एक नया टॉपिक आरंभ, इतना भी ज्यादा नहीं, शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है सप्लाई। ए उधर ही रहो, मान जा। हाँ, तू मेरे को बोर मत कर, मैं कर सकता हूं। चलो तो आज हम लोग शुरू करेंगे, आज बातचीत करेंगे अ न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, सप्लाई, जो आज या कल में खत्म हो जाएगा। हाँ, छोटा है रे सप्लाई, यकीन ही नहीं है मेरे पे। नहीं, कर लो, चेक कर लो, जाओ। कमाल है यार, मतलब भाई बोल रहा है ऐसे कि नहीं है, छोटा है तो नहीं, हम देखेंगे, हम चेक करेंगे। मतलब फीस भरी है, हर्षद सर से इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर भी भरोसा नहीं है, बताओ, हद है। चल, तो अब बात करेंगे सप्लाई के बारे में। तो व्हाट इज सप्लाई? ध्यान से सुनना। द टर्म सप्लाई मैं पढ़ा रहा हूं आज, एकदम फुल, एकदम नो हंसी मजाक, फुल एकदम सीरियस। द टर्म सप्लाई refers to the amount of good or service that the producers are willing and able to offer to the market. आएगा। The term supply refers to the amount of good or service that the producers are। एक क्या बार बार कनेक्शन छोड़ रहा भाई? The term supply, इधर कुछ ये करना होगा तो देख ले। प्लीज कनेक्ट टू वीडियो सोर्स। सर क्या कर रहे हैं आप सर? अंकुश भैया, ओके। वो आ गया ना तो दूर भाग, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। फिर से एक बार शुरू करते हैं। द टर्म सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या बोल रहे हैं? सप्लाई क्या है? द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो समझो यहां पे जो है ना, ये कौन है? यहां पे प्रोड्यूसर। सो ये कौन है यहां पे? प्रोड्यूसर। शंकर इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ कि प्रोड्यूसर बन जाए करके, ठीक है। सो द टर्म प्रोड्यूसर, यहां पे ये जो है ना, ये प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, कोई भी, ठीक है। ये ध्यान दो तुम लोग। तो ये जो कौन है, ये व्यक्ति जो है ना आपके सामने, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर। तो ये प्रोड्यूसर, पहले तो ध्यान में रखना, सप्लाई कौन करने वाला है? प्रोड्यूसर। इतना ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड इज डन बाय कंज्यूमर, सप्लाई इज डन बाय प्रोड्यूसर। आई बात समझ में? तो इन ऑर्डर टू मेक सप्लाई, अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो देयर शुड बी व्हाट? नंबर 1, बोलते क्यों नहीं? विलिंगनेस होना चाहिए, सप्लाई करने के लिए विलिंगनेस होना चाहिए। वो गुड्स या सर्विसेज की बात करें ना, पहले तो क्या होना चाहिए? विलिंगनेस होना चाहिए साहब। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, देखो मेरे को यहां पे बुलाया कि बोले, मतलब हर्षद सर जाओ यार, तुम वो इकोनॉमिक्स पढ़ाओ बच्चों को, फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, ये डिमांड सप्लाई ऐसा वैसा। यार मतलब मैं भी तो इंसान हूं ना यार, मतलब ऐसे तुमको भी कैसे कभी कोई बोर होता ना ऐसे, ये क्या सर वो लेक्चर को आने का है यार, मतलब लेक्चर अटेंड करने का, ऐसा प्रवचन सुनने का, ऐसा। इमेजिन करो ना, मैं भी तो इंसान है, मेरे को भी बोर होता होगा ना। मैंने कहा ना आज इसके लिए बोर करने वाला मैं आपको, मतलब क्या है, मतलब मौसम देखो कितना मस्त है,
हाँ हाँ, तो आप समझो बात को, इतना मस्त मौसम है, माहौल बना है, बारिश का मौसम हो रहा है एकदम, हाँ मतलब, और अपन क्या कर रहे हैं जिंदगी में? ये इधर चार दीवारी के अंदर बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या फन है क्या जीवन में? है ना, सही है ना? तो अब आप सोचो, मुझे सप्लाई करना है सर्विस को, बट अगर मुझे इच्छा ही नहीं है, मेरे को नहीं पढ़ाना ही नहीं मेरे को, तो क्या वो सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं सर। तो भाई साहब, आप समझने की कोशिश करो, अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस अगर सप्लाई करनी है, समझे बात को, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, सप्लाई करना है, तो सबसे पहले उस प्रोड्यूसर की क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए मालिक। अरे बाकी सब 100 चीजें सब रेडी है, बट अगर उस इंसान का विलिंगनेस ही नहीं है, अगर उस इंसान की इच्छा ही नहीं है कि आपको वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो क्या वो कभी जिंदगी में सप्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब मान लो मैं जा रहा, मेरे को नहीं खेलने का तुम्हारे साथ, मेरे को, मैं जा रहा, मैं तो वो जो अरे नहीं जा रहा, मैं यही हूं मैं। तो अगर मान लो, अगर मेरी इच्छा नहीं है, मैं जा रहा यहां से, ऐसा मत बोलो जाओगे यार, कुछ तो इज्जत रखोगे सालो। तो मान लो गए मैं ऐसे काल्पनिक दुनिया में, जिसका वास्तविक में कोई संबंध नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं गया, ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं क्या? नो सर। तो सबसे पहले देयर शुड बी व्हाट? विलिंगनेस। आई बात समझ में आपको? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब भाई विलिंगनेस फुल, एकदम फुल इच्छा है, सही है ना, तभी जाके कहानी आगे बढ़ सकती है। अगर किसी प्रोड्यूसर, किसी एंटरप्रेन्योर की अगर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने की अगर इच्छा ही नहीं है, तो क्या कहानी आगे बढ़ सकती है क्या? नो सर। तो इसीलिए हम जब यहां से आगे बढ़ेंगे और विलिंगनेस अगर है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। वो सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? इट इज एबिलिटी। वो गुड्स या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने की आप में वो क्षमता होनी चाहिए, आप में वो ताकत होनी चाहिए, आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, आप में वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, इज द एबिलिटी। मतलब आई एम विलिंग। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब स्टोरी को चेंज करते हैं। अब मेरी इच्छा बहुत भयंकर है कि नहीं, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने का है एकदम, मतलब सर मैं पढ़ाएगा यार, मेरे को पढ़ाने की इच्छा है, बराबर कि नहीं? बट अब जब मैं यहां पे आया, चलो बच्चों में पढ़ाएगा अभी आपको एकदम ऐसा ऐसा मस्त एकदम, क्या पढ़ाना है? सप्लाई। ओके, बट आई डोंट नो व्हाट सप्लाई इज। आई डोंट नो सप्लाई क्या होता है। मैंने सप्लाई मतलब सप्लाई है यार, कम ऑन गाइस, समझो। या तो मैं जब यहां पे मान लो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट फुल है सप्लाई का, बट जब मैं आपको बोल रहा हूं सप्लाई, वो विलिंगनेस प्लस, अब उसमें होता है क्या होता है उसमें? विलिंगनेस तो होता है एक, रुको देखिए, हाँ वो बोलता है एबिलिटी, है ना? तो वो ऐसा विलिंग और एबिल कुछ वो ऐसा करके वो सप्लाई होता, समझा गया आपको? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग बात करते हैं ना कि भाई विलिंगनेस बहुत है, बट आपको वो चीज वो डिलीवर करने के लिए आप में वो एबिलिटी भी होनी चाहिए। सो जब मैं यहां पे आपको पढ़ाने आया हूं, तो आप समझिए, एक तो पहली चीज, मुझे कॉन्सेप्ट्स पूरे मालूम होने चाहिए। तुम समझ रहे बात को? यस सर। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ मालूम होके चलेगा नहीं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए, मेरे में स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, तब जाके मैं ये लेक्चर डिलीवर कर सकता हूं ना। नहीं तो सोचो, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उनको पढ़ाना इस अपने आप में क्या है, वो एक चैलेंज है ना वो, तुम समझो। और चैलेंज तो यहां तक सीमित नहीं है, मुझे सिर्फ आपको समझाना नहीं है क्योंकि आप तो सामने हो, बट जो यहां पे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं उन तक भी पहुंचना है, मुझे उन तक भी कनेक्ट करना है, और उसके बाद जो पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में देखने वाले लेक्चर है, मुझे उन बच्चों तक भी पहुंचना है। तुम समझ रहे क्या बात को? सो अगर मुझे मेरे गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले मेरी इच्छा तो वो होनी तो चाहिए ही चाहिए, बट उस इच्छा के साथ साथ मेरे में वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी, बराबर के नहीं, वो क्षमता, बराबर, वो भी मेरे में होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? अगर मेरे में वो एबिलिटी है, बराबर, कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं करके,
तब जाके मैं क्या कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूं मैं सप्लाई कर सकता हूं। तो सप्लाई अगर करना है तो स्टार्टिंग में इनिशियली व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विलिंगनेस। अब विलिंगनेस है तो फिर उसके बाद बात करेंगे एबिलिटी की, बराबर के नहीं। अब मान लो मेरी एबिलिटी है, मेरे को आता है एकदम अच्छे से पढ़ाने के लिए, बट मेरी आज इच्छा ही नहीं है पढ़ाने की, तो क्या मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं? नहीं। मेरे में विलिंगनेस है बट मेरे में एबिलिटी नहीं है, तो क्या मैं सप्लाई कर सकता हूं? नहीं। सो दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है सप्लाई करने के लिए। वो कौन सी दो चीजें हैं? विलिंगनेस भी और एबिलिटी भी। ये दो बात समझ में आई? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आराम से चलते हैं एकदम। यस सर, ये बेसिक क्रक्स है सप्लाई का जो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। वंस दिस इज ओवर ना, आगे बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, ठीक है? ओके चलो। सो अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट? एक सेकेंड है। चलो, सो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर, जो क्या होना चाहिए उसमें? विलिंगनेस होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए, क्लियर है? बट अब ये विलिंगनेस और ये एबिलिटी होने के बाद उसने क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा बात को, सुन रहे क्या? सो ये होने के बाद उसने क्या करना चाहिए? उसने ऑफर करना चाहिए। बात को समझिएगा, चल रहा ना सब बराबर? तू यहां रुकना, फिर तू देखा करना मैं पढ़ाऊं क्या करूं। सो विलिंगनेस और एबिलिटी होने के बाद अब वो क्या करेगा? वो अब उसने ऑफर करना चाहिए। मतलब अब आप समझो कि फॉर एग्जाम्पल अब इस प्रोड्यूसर ने क्या सोच लिया, वापस से सब पूरी चीज को एनैक्ट करते हैं अपन। तू बार बार वो चैट देखते रहे और चेक कर, ठीक है ना? मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं बार बार फिर वो चैट नहीं देख रहा हूं मैं। हाँ, मेरे को नहीं मालूम, तो अभी लेक्चर में ध्यान दे। सो अभी यहां पे ये जो प्रोड्यूसर है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि चलो अब अपन है ना बॉस क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया। सुन रहे क्या बात को आप? यस सर। ये इसने डिसाइड कर लिया कि ओके आप सप्लाई करेंगे, तो अब उसके लिए उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एबिलिटी मतलब क्या है? मान के चलो उसने फैक्ट्री उसने बना ली। अरे बोलो यस और नो? यस सर। ये फैक्ट्री उसने बना ली। तो अब ये फैक्ट्री बनने के बाद अब उसने एक्चुअल में क्या बनाए? फिर गुड्स बनाए। अरे बोलो बच्चों, तो एक्चुअल में फिर यहां पे गुड्स बने। बोलो हाँ या ना? यस सर। अभी जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना। अब ये गुड्स बनने के बाद ये गुड्स किधर गए मालूम है आपको? ये गुड्स गए स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में या गोडाउन में। कहां गए बच्चों गुड्स? स्टोर हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन, यहां गए। तो अब ये जो गुड्स है ये किधर आ गए? तो ये गुड्स आ गए यहां पे गोडाउन के अंदर। सही है? यस सर। तो अब यहां पे जो गुड्स है इसे हम लोग क्या सप्लाई बोलेंगे? क्या इसे हम लोग सप्लाई बोलेंगे क्या? नो सर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं अपन स्टॉक। गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं, बराबर, और वो अब गोडाउन में स्टोर हो रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे दोस्तों स्टॉक। यहां तक बात समझ में आई आपको? यस सर। फिर अब इस स्टॉक से गुड्स कहां गए पता है आपको? गुड्स अब गए बाहर मार्केट के अंदर। कहां गए बच्चों गुड्स? मार्केट के अंदर। आई बात समझ में आपको? सो गुड्स आर नाउ बीइंग सेंट टू मार्केट। ये आगे गुड्स यहां पे मार्केट में। बट ध्यान में रखना,
गुड्स अब मार्केट में तो गए हैं, बराबर है ना, बट वो अभी तक बिके नहीं है. इट इज जस्ट मेड वॉट, ध्यान से सुनना, गुड्स आर बीइंग सेंट टू मार्केट एंड नाउ देयर स्टेटस इज जस्ट एज अवेलेबल फॉर सेल. वो बिकने के लिए अवेलेबल है अभी, दे आर रेडी फॉर सेल. बराबर है कि नहीं? क्या इसे सप्लाई कहेंगे? क्या इसे सप्लाई कहेंगे क्या हम लोग? देवी और सज्जनों, क्या इसे हम लोग सप्लाई कहेंगे क्या? नो सर. बोलो सर. यस सर, नो सर, डोंट नो सर. ध्यान से सुनना, अभी ये अवेलेबल फॉर सेल है, बराबर, और ये अवेलेबल फॉर सेल होने के बाद अब यहां पे एक कंज्यूमर आता है. ठीक है ना? बोलो, कौन आता है? एक कंज्यूमर आता है. और कंज्यूमर क्या करता है? तो बेटा कंज्यूमर इसको बाय करता है, कंज्यूमर इसको परचेज करता है. तो मुझे बताओ सप्लाई कहां हुआ? मुझे बताओ सप्लाई कहां हुआ? सप्लाई हुआ या नहीं हुआ? बताओ, बोलो, कहां हुआ सप्लाई? मार्केट में जाने के बाद या कंज्यूमर ने परचेस करने के बाद? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. सो मेरे दोस्तों, यहां पे इसको हम लोग कहेंगे सप्लाई. इसको हम लोग क्या कहेंगे? सप्लाई. और इसको यहां पे कहेंगे एज व्हाट? सेल. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक कब कहेंगे, सप्लाई कब कहेंगे और सेल कब कहेंगे. सो इंपॉर्टेंट हम लोग जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अपना आज का, वो क्या है? व्हाट इज सप्लाई. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सप्लाई की जब बात करते हैं तो सप्लाई में इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे क्या है कि सर वो सप्लाई कहने के लिए सर उसका मार्केट में ऑफर होना बहुत जरूरी है. बेटा इधर देखना सामने स्क्रीन पे, क्या देख रहा तू? जल्दी बोल. वो पिंक शर्ट, तेरे को मालूम है, तेरे से ही बात कर रहा हूं. तू नहीं, तेरे पीछे और एक पिंक है. तू ही खड़ा हो. हाँ, क्या कर रहा था तू? कहां ध्यान है तेरा? स्क्रीन पे देखना. सर इधर पढ़ा रहे इतना मस्त, और तू क्या कर रहा था? डर नहीं लगता तेरे को? मरने का है? बैठ नीचे. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, आप समझने की कोशिश करो कि वहां पे जब हम लोग सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई के लिए वो गुड्स या सर्विसेज मार्केट में ऑफर होना जरूरी है. ध्यान से सुनना, वो बिके या ना बिके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. जब हम लोग सप्लाई की बातचीत करते हैं, जब हम लोग सप्लाई की बातचीत करते हैं, दीदी जब हम लोग सप्लाई की बातचीत करते हैं, आप क्या कर रहे हो? आप नहीं, वो जो दीदी, आप उसको पता है, जिसको बोल रहा हूं उसको मालूम है. आप फोन में खेल रहे हो, फिर क्या खड़े हो? तू नहीं बेटा, तू बैठ जा. हाँ तू ही. क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी तू? ए चुप बैठो ना प्लीज, चुप बैठो, कमेंट्री बाद में करो. हाँ क्या? क्यों? ऐसा क्या है? अच्छा है क्या फ्लोर? आ जा इधर, इधर खड़े रह के नीचे देखती बैठ. तुम लोग पागल हो क्या रे? मैं इतना काय को लिख रहा था? नीचे देखने के लिए? ये मैं क्यों लिख रहा हूं ये? नहीं, बच्चे नीचे देखेंगे, मैं भी ऐसे ही पढ़ा था ना. सो टू थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में. विलिंगनेस होना चाहिए, विलिंगनेस के बाद एबिलिटी होना चाहिए. अंडरस्टूड? यस सर. फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे ही वो विलिंगनेस और एबिलिटी हो गया, उसके बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज वो स्टोर में जाएंगे. वो गोडाउन में जाने के बाद ऐसा पढ़ाओगे? मैं तुम्हारे सामने देख के बोल रहा हूं, तुम नीचे देख रहे हो. अरे मत कर भाई, बैठ नीचे. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या कह रहे हैं हम लोग वहां पे
कि इट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर सेल, इट शुड बी ऑफर्ड फॉर सेल. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज बींग ऑफर्ड मे और मे नॉट बी सोल्ड. मेरी बात को ध्यान से सुनना. वॉट एवर इज ऑफर्ड मे और मे नॉट बी सोल्ड. आई बात समझ में. बट वो सप्लाई कहलाने के लिए उसका क्या होना जरूरी है. सुनाई नहीं आया मेरे को. उसका क्या होना जरूरी है. उसका ऑफर होना जरूरी है मार्केट में. इट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर सेल. आई बात समझ में. आप समझो बात को. मैंने बैच अनाउंस करी, मेरे में विलिंगनेस है, एबिलिटी भी है. अब मैंने बैच अनाउंस करी. अब उसमें एडमिशन हो या एडमिशन ना हो, इंपॉर्टेंट क्या है. बैच अनाउंस होनी चाहिए, मतलब उसका अवेलेबिलिटी, उसका ऑफर, उसका सप्लाई होना चाहिए. अंडरस्टूड. कोई डिफिकल्टी यहां पे. तो सप्लाई किस चीज को कहते हैं, क्या यह बात आपको समझ में आई क्या. क्लियर एकदम. वॉट एवर इज सप्लाइड मे गेट सोल्ड और इवन इट मे रिमेन अनसोल्ड. सो प्री कंडीशन फॉर सप्लाई इज नॉट सेल. Precondition for supply is that it should be made available for sale. आई बात समझ में आपको. क्लियर है. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना. ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है. चलो, सो अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं. सप्लाई इज अ, सुन रहे क्या आप. सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट. अच्छा, पता है आपको ये. इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट्स अ सेल कॉन्सेप्ट, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. इट्स ऑब्वियसली सर वेरी सिंपल. इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. सप्लाई फ्लो होते रहेगा. कुछ क्वेरी यहां पे. नो सर. दूसरा क्वेश्चन. सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. सोच समझ के जवाब देना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक और स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई. सी और डी तो नहीं है मालिक, मतलब तो फालतू ऑप्शन है, वो तो जबरदस्ती दे रखे. अब जो डिस्कशन करना है अपने को, वो डिस्कशन है किसके अंदर, ए और बी के अंदर. चलो, ए के लिए कौन कौन है, हाथ ऊपर करें. ओके, बी के लिए. ओके, अंकुश तू भी बोल रहे. सी, तेरी ऐसी कैसे मारेगा पकड़ के. सी बोल रहे. एग्जाम है 10 दिनों में और नाटक सोच रहे. सी बोल रहे. सी. दस दिन में पेपर है, ऐसे आंसर दे रहा. बस रे, बोर हो गया अब. चलो बताओ. वो उधर रेड शर्ट खड़ा हो. तू नहीं रे, उसको मालूम. हाँ, बटन लगाना शर्ट के. सीए की क्लास में तू, सीए बनना है अपने को.
हाँ बता बेटे, इधर आ तू, आना। जल्दी आ रे, ऐसे रैंप वॉक करते मत आ तू। आज मेरा बच्चा फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी भारी है तेरी, तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है तेरी। आज अच्छा डॉन है, हाँ यार दोस्ती करनी पड़ेगी फिर इससे, इसको सुपारी देनी पड़ेगी फिर। हाँ बेटा बोलो, आंसर क्या है? हाँ बी। अरे बोल रहे बी क्यों? स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई। चलो एक काम करो, आप कहां से हो? झारखंड। झारखंड, हिंदी तो आती होंगी फिर एकदम मस्त। ये इसका अनुवाद करके बता दो बस हमें, बाकी कुछ मत करो। बाकी हम किसी और को, आपके दोस्त को बुला लेंगे, जहां जिसको आप बोलोगे उसको बुलाएंगे अपन, ठीक है ना? तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, और दूसरा सेंटेंस स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई, जनता को बस इसको आप हिंदी में अनुवाद करके। दूसरा माइक दे रहे बाबा, इसका बस आप अनुवाद करें, पकड़ना मैं थोड़ी पकड़ेगा तेरे लिए। चलो इसका अनुवाद करके बताओ। अरे बाबू इसका ट्रांसलेशन करके बता, ऐसे क्या कर रहा तू? ए बातें मत करो रे, वो सोच रहा ना, डिस्टर्ब मत करो। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, इसका सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन आप करके दीजिए। ढोकले इतना नहीं आता क्या तेरे को? अच्छे से माइक में बोल। अरे बोल, सीए बनना है ना, ये यहां से शुरुआत है ये। चलो बोलो फटाफट। ये अगर ये नहीं बोला तो मैं सही में जा रहा, फिर आज फिर मैं हमें अज्यूम कर लिया कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कंट्रोल कर। हाँ जब भी कोई यहाँ पे स्टेज पे आए, आई एक्सपेक्ट अ वेरी डिसेंट बिहेवियर फ्रॉम यू ऑल, ठीक है ना? इट इज नॉट ईजी टू स्टैंड हियर एंड टॉक, ओके? और अगर तुम यहाँ पे होते तो तुम्हें भी वैसे ही एक्सपेक्ट करते ना कि तुम्हारे दोस्तों ने तुमको सपोर्ट करना चाहिए, है ना? मैंने कितनी बार बोला तुमको, वी आर वन बिग फैमिली ओवर हियर, यू शुड एक्ट विद द अदर पर्सन एज इफ you want someone to act with yourself. कितनी बार बोला ये? अब वापस कोई आवाज करो, बताता हूं फिर मैं। सर सप्लाई स्टॉक का पार्ट है। सप्लाई स्टॉक का पार्ट है, और दूसरा स्टॉक सप्लाई का। स्टॉक सप्लाई का पार्ट है। इतना ही तो बोलना था तेरे को, है ना? अब रजिया जी आपका क्या कहना है? सेम है दोनों? ये तू एडी है क्या तू? उसने सेम बोला नहीं? क्या कर रही रजिया? ये वापस एक बार बोल रहे तू दीदी को, एक बार बोल के बता दो। चल। सप्लाई स्टॉक का पार्ट है। सप्लाई स्टॉक का पार्ट है। सप्लाई ये स्टॉक का हिस्सा है। स्टॉक सप्लाई का हिस्सा है। और दूसरा सप्लाई ये स्टॉक का हिस्सा है, और दूसरा में लिखा है स्टॉक ये सप्लाई का हिस्सा है। तो अब तू बता दे कौन किसका हिस्सा है? तू बता किसको बुलाने का अपन ने आंसर देने के लिए? बोलना तेरे दोस्त को तो तू जानता होगा ना, नाम से आवाज देना। आयान।
हाँ आयन, आजा बेटा, आजा बेटा आयन। कैसा है, चोर चोर को समझता है, सही है ना? आजा आयन बेटा, आजा बाबू। हाँ, तेरा नाम क्या बेटा? नहीं नहीं, आपका नाम? आदर्श। आदर्श, आदर्श बेटा, हम आपसे बाद में बात करेंगे, आप जाइए, आपका आसन ग्रहण कीजिए। आओ बेटा आयन। यस सर। खड़े हो जाइए। हाँ, अब आपके दोस्त ने आपको अनुवाद करके बताया सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, मतलब वो कह रहा है सप्लाई ये स्टॉक का हिस्सा है, दूसरा बोलता है स्टॉक ये सप्लाई का हिस्सा है। अभी आप बताओ कौन किसका हिस्सा है? स्टॉक सप्लाई का हिस्सा स्टॉक सप्लाई का हिस्सा है। मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, किसी के भी हिसाब से हो, आप आपका आंसर दीजिएगा, ये पब्लिक क्या पागल हो गई है? बी। बी, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई। पक्का आपके हिसाब से? अब आपका हिसाब निकालता है, इधर देखो। हाँ बेटा, ये देखो, ये इधर आके फाड़ फाड़ के सब लोग भी। आदर्श बेटा किधर है? हाँ बेटा, आप भी देखना स्क्रीन पे, ठीक है? हाँ जी बेटा, स्टॉक में से क्या निकला है? सप्लाई। तो सप्लाई किसका हिस्सा हुआ? स्टॉक का। अच्छा, बट सर। अरे काय बट है? ओके सर। ए, कैसे? आपने बोला ना सर, अब मैं कुछ भी बोलेगा, आप जो बोलो वो ठीक। ऐसा थोड़ी है। कल चल के मैं कुछ गलत गलत बोला तो वो भी ठीक, ऐसा ऐसा नहीं होता रे, भाई ने बोला करने। ऐसा नहीं होता है, वो सब बोलने की बात है। ओके सर। सोचना, स्टॉक सप्लाई, सप्लाई बाद में, स्टॉक पहले। स्टॉक सप्लाई का तो सप्लाई कहाँ से हुआ? स्टॉक से। तो सप्लाई किसका हिस्सा है? स्टॉक का। तो अब यहाँ आएंगे अपन। तो ए। हाँ, ए। तो आप बताओ, हाँ, ए सप्लाई स्टॉक का हिस्सा है। सही है ना? सही है। तो सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। जा बेटा, थैंक यू गुड। सर। ऐसा तो ऐसा हिसाब हिसाब लगाने का, दिमाग लगाने का, बाकी हिसाब नहीं लगाने का, समझा क्या? ये समझा क्या तेरे को आदर्श? क्या है आंसर? वो अभी तक आइडिया नहीं उसको, वो बोल रहा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो आंसर क्या है दोस्तों? ए। तो जो लोग बी बोल रहे थे, आप समझिए बात को, हाउ कैन स्टॉक बिकम अ पार्ट ऑफ सप्लाई? पहले आप क्या करते हो? पहले आप स्टॉक क्रिएट करते हो और उस स्टॉक में से क्या निकलता है? सप्लाई। सो क्या हुआ यहां पे कि सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक बिकॉज सप्लाई इज जनरेटेड आउट ऑफ स्टॉक। आई बात समझ में आप सबको? बोलो ना। सो ऐसे क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। रीजन इज प्रीटी सिंपल, एग्जाम में अपने पास इतना समय नहीं है इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को, लाइंस को पढ़ने के लिए, बराबर के नहीं? सो एकदम क्लियर अपना यहां पे समझ में आता है कि यहां पे गुड्स बने जो गोडाउन में गए, तो ये स्टॉक हो गया, और इस स्टॉक में से फिर हमने क्या किया? सप्लाई। तो ये सप्लाई किस में, किसका हिस्सा है? ये स्टॉक का हिस्सा है ना, तो सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। आई बात समझ में आपको? अरे एनीवन, एनी क्वेरी? नो सर, आसान है एकदम? यस सर। चलो, अभी भी पूछ रहा हूं, किसी को डाउट है, कुछ क्लैरिटी अगर चाहिए, अभी भी नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। बोलो कुछ। यस, ऑल गुड, ठीक है। So the two important points that apply to supply. The two important points that apply to supply are: supply refers to what the firms offer for sale and not necessarily to what they succeed in selling. What is offered may not get sold. क्या ये हमने डिस्कशन कर लिया था क्या? सप्लाई का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों कि बॉस, हम जो मार्केट में अवेलेबल करते हैं उसे हम लोग सप्लाई कहते हैं। द प्री कंडीशन इज जस्ट टू मेक इट अवेलेबल फॉर सेल। आदर्श में भगा देगा बेटा? हाँ, नहीं, फोन नहीं मिल रहा तेरा, जा बाहर जाके ढूंढ ले जा। जा बाहर जाके ढूंढ। So supply refers to what firms offer for sale. बराबर? Yes. Supply is a flow concept. बराबर एकदम? Yes sir.
द क्वांटिटी सप्लाइड इज सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक और ईयर. सो दैट इज वेरी सिंपल. सो क्या ये वाला इतना पार्ट आपको समझ में आ गया क्या आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर. चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. वो उनका चल नहीं रहा है, वो चल रहा है क्या? ठीक है, तो उनको मैसेज कर दे वॉच लेटर इन बैकअप करके. ठीक है, ओके. सो नाउ वी टॉक अबाउट दिस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? Although price is an important consideration in determining the willingness and desire on with the part of desire to part with commodities, there may be many other factors which determine the supply of product or services. These are discussed below. Number one, price of the good. अब देखो ये जैसे हम लोग ने factors that affect demand पढ़ा था, याद है आपको? तो सेम अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? factors that affect or influences the supply. Clear एकदम? Yes sir. सो अब पहली बात जो करेंगे अपन, वो बात करेंगे अबाउट व्हाट? प्राइस ऑफ द गुड. किसकी बात करेंगे? प्राइस ऑफ द गुड. अब आप समझने की कोशिश करो, प्राइस ऑफ द गुड की बात करेंगे तो इसका मतलब अदर थिंग्स बीइंग व्हाट? कांस्टेंट. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट पहले वो दिमाग में डालना है कि बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ अगर प्राइस. और प्राइस मतलब जब हम लोग बात करते हैं ना यहां पे प्राइस की, सो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, प्राइस मतलब हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट? सेलिंग प्राइस की. किसकी बात करते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस की. दैट शुड बी वेरी क्लियर. प्राइस मतलब बात करते हैं अबाउट व्हाट? सेलिंग प्राइस. आई बात समझ में? सो अब ध्यान से सुनना, समझना. यहां पे लिखते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सप्लाई. सो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख रहे हैं? प्राइस मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? सेलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. अब ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल समझाता हूं. लेट अस से, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी से इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सीओपी मतलब क्या बोल रहा हूं यहां पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड यहां पे दिस इज व्हाट वी हैव इज द सेलिंग प्राइस. एसपी लिख दूं यहां पे? यस सर. तो मेरा बच्चा, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या हो गया बता दो? चलना बोलना एक ही बार. सो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट. तो ये एग्जिस्टिंग सिनारियो है. कुछ क्वेरी यहां पे? नो सर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या हो रहा है इसको? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर यहां पे इसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है एंड दिस इज सेलिंग प्राइस 1, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आपका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो व्हाट विल हैपन टू द विलिंगनेस टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल? क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. सो इसीलिए हम लोग यहां पे क्या कहते हैं? कंक्लूजन क्या बोलेंगे फिर बताओ? अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा. क्योंकि कॉस्ट अगर सेम है और उसके वजह से अगर प्राइस बढ़ गई, सो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. सो वो एक अलग मोटिवेशन रहेगा ना कि यार अपना प्रॉफिट, ये बेच के प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो भाई अपन इसको क्यों ना ज्यादा अवेलेबल करवाए. समझे बात को? बट अगर भाई प्राइस अगर कम हो गया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. तो वो मोटिवेशन, विलिंगनेस टू मेक इट अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट, वो उतना रहेगा क्या? नहीं रहेगा. तो वो आपका सप्लाई भी आप क्या कर दोगे? कम कर देंगे. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, क्या समझा, क्या सीखा दोस्तों? कि अगर यहां पे आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप सप्लाई भी बढ़ाओगे. अगर आपकी प्राइस कम हो जाती है तो आप सप्लाई भी कम करोगे. आई बात समझ में आपको? यस सर. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर. ओके, वेरी गुड. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है बेटा? बोलो. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स.
अब ये भी समझो एकदम अच्छे से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अब एकदम सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहां पे मैं जो है यहां पे सीए फाउंडेशन का आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, और यहां पे CS डबल ET मालूम है आपको, तो CS डबल ET में भी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बोलो ना। तो दोनों जगहों पे ये सेम सब्जेक्ट चलता है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, सही है एकदम, यस। नाउ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब अब देखो मेरे को फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स पढ़ाने बोलो या मेरे को CS डबल ET का इकोनॉमिक्स पढ़ाने बोलो, मेरे को खर्चा सेम है, मेरे को खर्चा सेम ही है ना, बराबर है कि नहीं? यस सर। अब ध्यान से सुनना समझना, जब अपन फीस की बात करते हैं, लेट अस से सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की फीस 10,000 है, सुन रहे क्या बात को, और CS डबल ET की फीस है 5,000। अरे छोड़ना दीदी, तो अब आप समझो और मुझे बताओ कि मैंने किसके कौन से कोर्स के ज्यादा बैचेस मैंने अनाउंस करने चाहिए, अनाउंस करने चाहिए किसके ज्यादा बैचेस, सीए फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, बराबर। तो यहां पे इस केस में सर आपने सीए फाउंडेशन की बैचेस ज्यादा अनाउंस करनी चाहिए और CS डबल ET के आपने बैचेस कम अनाउंस करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर मान के चलो यहां पे इकोनॉमिक्स की फीस 5,000 है और यहां पे इकोनॉमिक्स की फीस 10,000 है, तो बताओ मैंने क्या करना चाहिए? मैंने सीए फाउंडेशन की कम और CS डबल ET की ज्यादा बैचेस अनाउंस करनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो क्या मेरा प्राइस ऑफ, अभी ये जो प्रोडक्ट है, आप लोग सुन रहे हो, ये जो प्रोडक्ट है CS डबल ET इकोनॉमिक्स, ये कौन सा प्रोडक्ट है? रिलेटेड प्रोडक्ट है, अरे बोलो ना। और क्या इस रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइसेस के वजह से अपने ओरिजिनल कमोडिटी का सप्लाई कम या ज्यादा हो सकता है क्या? सिंपल सी बात है, बोलो यस और नो। सो मुझे बताओ, अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो उस रिलेटेड कमोडिटी का सप्लाई बढ़ाएंगे और ओरिजिनल का सप्लाई घटाएंगे, कम करेंगे। क्लियर है? एंड वाइस वर्सा। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलो, थर्ड पॉइंट, एक एक चीज। अच्छा पढ़ने का बोल रहे हैं आप, चलो। फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ द गुड, सेट्रिस पैरिबस, द हायर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड, द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट दैट विल बी सप्लाइड. This is because the good and services are produced by the firm in order to earn profit, and other things being constant, profits rise if the price of the product rises. आई बात समझ में आपको? Yes sir. उसके बाद price of related goods. If the price of other goods rise, they become relatively more profitable. तो यहां पे related commodity मतलब कौन सा था मेरा? CS EET इकोनॉमिक्स. अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा to the firm to produce and sell the good in question. It implies that if the price of Y rises, the quantity supplied of X will fall and automatically the supply of Y will rise. Simple सी बात है एकदम? Yes sir. For example, if the price of wheat rises, the farmers may shift the land to wheat production and away from corn and soyabean. Simple सी बात है एकदम? Yes sir. Next, अब बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. किसकी बात करते हैं अभी? प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज दिस प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? मतलब ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अब हम यहां पे बोल रहे हैं किसके बारे में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में. अभी आप मुझे बताओ, बता सकते हैं क्या? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब अब सेलिंग प्राइस सेम है, अब सेलिंग प्राइस सेम है. और अब बताओ मेरे बच्चों, अगर कॉस्ट बढ़ गया तो सप्लाई क्या करोगे? कम करोगे. क्यों? क्योंकि सर सेलिंग प्राइस तो सेम है
और कॉस्ट बढ़ने के वजह से अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? तो इसके लिए वी विल बी विलिंग टू सप्लाई लेस. बट ऑन दी अदर हैंड सर, अगर सेलिंग प्राइस उतना ही है, बट सर कॉस्ट जो है ना सर, कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट कम हो गया, तो सप्लाई क्या करेंगे बच्चे? सप्लाई बढ़ाएंगे. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर एकदम पॉइंट? यस सर. चलो, a rise in the price of particular factor of production will cause an increase in the cost. क्या बोल रहा है यहां पे, समझाना आपको? A rise in the particular factor of production, price of particular factor of production मतलब जो raw materials है, जो resources है which are used for production, अगर उनकी कीमतें बढ़ गई, समझे ना बात को? अगर उनकी कीमतें बढ़ गई, this will cause increase in the cost of making those goods that use a great deal of the factor than in the cost of producing those that relatively uses the small amount of factor. For example, a rise in the cost of land will have a large effect on the cost of producing wheat and a very small effect on the cost of producing automobiles. Thus, a change in the price of one factor of production causes the changes in relative profitability of different lines of production and will cause the producers to shift from one line to another, and the supplies of different commodities will change. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा किसी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया तो मैं उसका सप्लाई कम करेगा और मैं क्या करेगा? दूसरे प्रोडक्ट के पास जाएगा जो वही फैक्टर यूज करता है बट वो कम मात्रा में यूज करता है. नहीं समझा? बोलो. नहीं समझा? अब देखो, अगर मैं पहले व्हीट बना रहा हूं, व्हीट कल्टीवेट कर रहा हूं मैं इन दिस पीस ऑफ लैंड, बट अब व्हीट को कल्टीवेट करने के लिए आप समझिए बात को, जगह बहुत चाहिए और जहां जगह चाहिए वो बहुत महंगी है, और वो कहीं पे भी कोई भी जगह पे थोड़ी ना हम लोग व्हीट कल्टीवेट कर सकते हैं. वो फर्टाइल लैंड होना चाहिए, वहां पे वाटर बॉडीज नियर बाय अवेलेबल होनी चाहिए. अरे बोलो हाँ या ना? यस सर. क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे फेवरेबल होने चाहिए. तो ऐसे व्हीट के लिए प्राइस जो मतलब ऐसे लैंड के लिए, व्हीट के लैंड के लिए वो क्या हो रहा है बच्चों? वो जगह महंगी पड़ रही है. बराबर है कि नहीं? तो फिर अपन क्या बोलेंगे? छोड़ना यार, इतने चोचले हैं तो मैं ये व्हीट के लिए लैंड लेता ही नहीं हूं, मैं कहीं और सस्ते में उतनी ही लैंड लेता हूं और वहां पे मैं कार्स का मैन्युफैक्चर करता ना, तो मेरा खर्चा कम लगेगा ना मेरे को, और कार्स में फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी मेरे को. तो द सेम पीस ऑफ लैंड विच आई वॉज थिंकिंग फॉर यूजिंग इट फॉर व्हीट, बट व्हीट के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो रही है, तो वही पीस ऑफ लैंड मैं आप किसी दूसरे चीज के लिए यूज कर लेता हूं जहां पे लैंड इतनी मैटर नहीं करेगी. समझे क्या बात को? यस सर. लास्ट पॉइंट फॉर द डे, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. क्या ये पूरा खत्म करने का है? गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब बताओ मुझे क्या बोलना है आपका इसके ऊपर? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. नहीं बोलो, क्या बोलना है आपका? अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो प्रोडक्ट सप्लाई ज्यादा होगा, और अगर टेक्नोलॉजी कम है तो सप्लाई कम होगा. सही बात है ना एकदम? यस सर. क्योंकि आप समझो, विद द लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी कम समय में ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं ना हम लोग. देखो, जैसे अपन अगर बात करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की बात करें और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की बात करें, दोनों में अंतर समझते हो आप? लेबर इंटेंसिव मतलब इंसानों को यूज करना काम करने के लिए, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीन को यूज करना काम करने के लिए. अब अगर हम लोग टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके लेबर से अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की ओर जाए, तो इंसान फास्ट काम करेगा या मशीन फास्ट काम करेगा? इंसान थकेगा या मशीन थकेगा? इंसान को ब्रेक चाहिए या मशीन को ब्रेक चाहिए? तो ऑब्वियसली ज्यादा आउटपुट कौन दे सकता है? तो ज्यादा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कौन करवा सकता है? तो सप्लाई कब बढ़ेगा? जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तब. अरे बोलो यस और नो? यस सर. एकदम सिंपल सी बात है. सेकेंड लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी. द प्रोडक्शन ऑफ गुड मे बी सब्जेक्ट टू imposition of taxes such as excise duty, sales tax and import duties. These taxes क्या करते हैं? Raise the cost of production, and so the quantity supplied of a good would increase only when its market price rises.
Subsidies, on the other hand, will reduce the cost of production and thus provide incentive for the firm to increase its supply. अब सरकार जो है टैक्सेस लगाती है, प्रोडक्शन करते हो तो अब आप देखोगे कि भाई अगर सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट है मान लो, ठीक है, सरकार दिनों दिन टैक्स बढ़ाते जा रही है, तो जो व्यक्ति जिसके ऊपर वो टैक्स लग रहा है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बराबर, मेरी फीस है लेटेस्ट से 10,000 रुपीज, जिसके अंदर 18% जीएसटी है, सही है, ओके। तो अब बात को समझो, कल चल के सरकार ने बोला कि एजुकेशन के ऊपर जो कोचिंग क्लासेस लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी आपको 25% भरना पड़ेगा। मुझे तो आज भी मेरी फीस 10,000 ही रखनी पड़ेगी ना, अरे बोलो यस और नो। उस वजह से जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसके लिए विल आई बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस बिजनेस? नो, तो इट्स सप्लाई विल गो डाउन। समझे क्या बात को? यस सर। बट ये मैं ये कब कर सकता हूं? अगर भले ही सरकार ने टैक्सेस लगाए और मेरी अगर सेलिंग प्राइस भी बढ़ी तो फिर ठीक है, बट अगर सेलिंग प्राइस सेम है और सरकार के टैक्सेस बढ़ रहे तो इट इज ईटिंग अप माय प्रॉफिट मार्जिन ना, तो मैं सप्लाई कम करेगा। ऑन द अदर हैंड सरकार ने बोला कि कोचिंग क्लासेस वालों को हम लोग है ना सब्सिडी देंगे, हम उन्हें इंसेंटिव्स देंगे, हम उन्हें सहूलियत देंगे, बराबर के नहीं? तो अब सोचो 10,000 की मेरी फीस, उसमें गवर्नमेंट मुझे और बेनिफिट दे रहा है, तो मतलब मैं आपसे 10,000 तो ले रहा हूं प्लस गवर्नमेंट मुझे और इंसेंटिव्स दे रहा है। यार मेरे तो मस्त है ना ये, तो मेरा सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। मैं बोला और सर्विसेज प्रोवाइड करो भाई। अरे समझे नहीं समझे? यस सर। तो इसीलिए आप समझिए बात को, अगर सरकार ज्यादा टैक्सेस लगाता है तो सप्लाई कम होगा, बट अगर सरकार आपको सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव्स अगर प्रोवाइड करता है तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है और आपका सप्लाई बढ़ जाता है। राइट? यस सर। अदर फैक्टर्स दैट डिपेंड्स इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक एक पॉइंट को फटाफट समझो अभी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब इंडस्ट्रीज रन करने के लिए, मतलब आपको अगर कुछ बिजनेस करना है, स्टील, ऑटोमोबाइल, बैंक, इंश्योरेंस, ये इंडस्ट्रीज हो गए ना, ये सब। आपको बैंकिंग बिजनेस करना है, आपको इंश्योरेंस बिजनेस करना है, बराबर, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिजनेस करना है, तो भाई इसके लिए आपको जो रेगुलेटरी बॉडी है ना उससे लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको बैंक खोलना है, डायरेक्ट खोलेगा क्या? बैंक बैठेगा इधर, चल मैं बैंक खोल रहा, तू मेरे पास जमा कर, मैं तेरे को लोन देता है, ऐसा चालू हो जाओगे क्या आप? नहीं, उसके लिए आपको आरबीआई का परमिशन लगेगा। अगर आप इंश्योरेंस का धंधा करना चाहते हो, मैं यहां पे इंश्योरेंस का धंधा करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं बच्चों एक काम करो, सब लोग 100 रुपए प्रीमियम दो, जो फेल हो जाएगा उसको मैं 4,000 रुपए देगा, रिस्क कवर करेगा। मैं ऐसा इंश्योरेंस का धंधा शुरू नहीं कर सकता है, मेरे को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मेरे को लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। तो अगर सरकार लाइसेंसेस देते गई तो वो लोग धंधा करते जाएंगे और सप्लाई आपका बढ़ते जाएगा। बट अगर सरकार लाइसेंसेस नहीं देती है तो क्या हो जाएगा? बिजनेस करने वाले लोग कम हो जाएंगे, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसी मतलब लेट अस टॉक अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बोलो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने बोला कि भाई चाइना से अपन को इंपोर्ट नहीं करने का, पाकिस्तान के साथ धंधा नहीं करने का, अपने को अपन को नहीं खेलने का उनके साथ। तो जब अपन इंपोर्ट वहां से कम कर रहे हैं तो अपने देश में सप्लाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझे बात को? अगर अपन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर सप्लाई बढ़ रहा है, अपने देश में सप्लाई कम हो रहा है। अरे समझे बात को? यस सर। तो ये गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज। उसके बाद गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म मतलब क्या बोलते हैं अपन यहां पे? टारगेट ऑफ द फर्म। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट है कि मुझे इस साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मुझे 1 लाख बच्चों को पढ़ाना है, या अगर मेरा टारगेट है तो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बैच अनाउंस करना चाहिए या 50-100 बैच अनाउंस करने चाहिए? जितना ज्यादा टारगेट उतना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज आपने अवेलेबल करवाने चाहिए ना।
तभी जाके वो बिक सकते हैं। अब मान लो मैं सिर्फ एक बैच अनाउंस करता हूं तो उसमें क्या 1 लाख का टारगेट पूरा होगा क्या? तो मैंने ऑफर कितनी बैचेस का करना चाहिए? बहुत सारे बैचेस का। समझे क्या बात को? यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर अच्छा इंटरनेट है तो ही मैं मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकता हूं ना मेरी सर्विस, तो ही सप्लाई हो सकता है ना। अगर इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो क्या मैं उन्हें ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला मोड ऑफर कर सकता हूं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अंडरस्टूड? यस सर। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए ना, सरकार के कुछ नियम और कानून होना चाहिए, बराबर। तो अगर मार्केट अच्छा है, मार्केट कंडीशंस अच्छे हैं, लोगों को धंधा करने के लिए मतलब फ्रीडम दिया जा रहा है, तो वो बिजनेस अच्छा करेंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे। नेचुरल फैक्टर्स, वेदर कंडीशंस। अब बताओ अगर एकदम परफेक्ट वेदर है, एकदम बढ़िया बारिश हो गई, बढ़िया धूप है, एकदम फसल अच्छी हो गई, बताओ मुझे क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सप्लाई अच्छा होगा कि नहीं होगा? बट अगर अचानक से तूफान आंधी ये आ गई तो जो भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सब खराब हो रहा है, वो बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए, तो क्या हो गया यहां पे? अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खराब हो गया, तो उसके से सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेचुरल फैक्टर्स। अंडरस्टूड? यस। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट अफेक्ट्स योर सप्लाई। इजी एकदम? यस सर। विल मीट टुमारो एंड विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई, राइट? Yes sir, thank you very much. See you guys tomorrow. Have a great day ahead. Thank you.